इन दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आप देख सकते हैं। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। लास्ट में बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। आपसे पूछा है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में बल का मात्रक क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डाइन। डाइन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह बल का सीजीएस प्रणाली का मात्रक है। ऑप्शन में दिया ए न्यूटन, तो न्यूटन जो है यह एसआई प्रणाली का मात्रक यानी कि एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक जो है यह न्यूटन होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो केल्विन जो है तापमान का एसआई मात्रक है। डेसिबल तो बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, या ग्रुप डी में बहुत ज्यादा पूछता है। तो डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता को मापने का मात्रक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चलती हुई गोली में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। आपसे पूछा है कि चलती हुई गोली में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए, जिसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। जब कोई गोली चलती है तो वह बहुत तेज वेग से चलती, इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा होती। गतिज ऊर्जा बराबर होता क्या है, तो गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है वह होता है हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। यहां पर यम द्रव्यमान बी वेग होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा जो है या स्थिर वस्तु में होती है, जैसे खिंचा हुआ धनुष। प्रकाश ऊर्जा जो है प्रकाश स्रोतों से निकलती है, और विद्युत ऊर्जा जो है या विद्युत धारा से उत्पन्न होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मास और जड़त्व के बीच संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जड़त्व जो है मास के समानुपाती होता है। जड़त्व का अर्थ है किसी वस्तु का अपनी अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति। किसी वस्तु का जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। एक ट्रक अधिक द्रव्यमान को चलाना या रोकना साइकिल की तुलना में अधिक कठिन होता है, क्योंकि ट्रक का जड़त्व अधिक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। आपसे पूछा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीएनए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए यानी कि डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड वह आनुवांशिक पदार्थ है जो माता पिता के संतान तक वंशानुगत लक्षणों को पहुंचाता है या गुणसूत्रों में पाया जाता है। इसमें जीन होते हैं जो लक्षणों के निर्धारण और प्रोटीन निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए डीएनए को ही जीवन का नींव यानी कि ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ कहा जाता है। डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस crick ने की थी। डीएनए का आकार जो होता है वह डबल हेलिक्स मॉडल होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पदार्थ के कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे पूछा है कि पदार्थ के कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पदार्थ के कणों के कुछ मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। ऑप्शन ए सही है। पदार्थ के कण जो होते हैं वह बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये लगातार गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं वह ये लगातार गतिशील रहते हैं, यह भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए तो यह भी सही है। परंतु ऑप्शन डी जो दिया हुआ इनके बीच कोई स्थान नहीं होता, यह गलत हो जाएगा। यह ऑप्शन गलत है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है, यह स्थान ठोस में कम, तरल में मध्यम और गैसों में सबसे अधिक होता है, इसलिए यह कहना कि इनके बीच कोई स्थान नहीं होता यह गलत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है करता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एथोलॉजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एथोलॉजी वह जंतु व्यवहार का वैज्ञानिक व जैविक अध्ययन है। यह विषय यह समझने का प्रयास करता है कि जानवर कैसे, क्यों और कब व्यवहार करते हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख वैज्ञानिक हैं कॉनरैड लॉरेंस, निकोलास टिनबर्गर
बाकी विकल्पों की बात करें तो एंथोलॉजी में मानव जातियों और संस्कृति का अध्ययन करते हैं, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है और इटियोलॉजी में रोगों के कारणों का अध्ययन किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, वह ऊतक जो पौधों को कठोर और सख्त बनाता है तथा पौधों के अंगों की शक्ति प्रदान करता है वह है, आपसे पूछा क्या है, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं उसको। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक पौधों के यांत्रिक ऊतकों में से एक है। इसका मुख्य कार्य है पौधों को कठोरता और मजबूती प्रदान करना। इनकी कोशिकाएं मोटी, कठोर और लिग्निन से युक्त दीवारें वाली होती हैं। ये कोशिकाएं प्रायः मृत होती हैं। या ऊतक तनों, बीजों, नट्स के खोल और पत्तियों की नसों में पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर नारियल का रेशा और सन स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं से बने होते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो एरेनकाइमा जो है या प्रकाश संश्लेषण करने वाला ऊतक है। कॉलिंकाइमा जो है या बढ़ते भागों को लचीलापन और कुछ यांत्रिक सहारा देता है पर कठोरता नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक और हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट जैसे उपकरण किस भौतिक नियम पर कार्य करते हैं, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पास्कल का नियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पास्कल का नियम कहता है जब किसी बंद द्रव पर बाहरी दाब लगाया जाता है तो वह दाब द्रव के सभी भागों में समान रूप से संचरित होता है। इसी सिद्धांत का उपयोग हाइड्रोक्लोरिक उपकरणों में किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो फैराडे का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्थापन बल और तैरने की क्रिया से संबंधित, तो न्यूटन का नियम बल और गति के नियम बताते हैं पर हाइड्रोक्लोरिक प्रणाली से संबंधित नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आपसे पूछा है कि रॉकेट जो है किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आवेग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रॉकेट का संचालन आवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी प्रणाली पर कोई बाहरी बल ना लगे तो उसका कुल आवेग यानी कि टोटल मोमेंट्स सदा स्थिर रहता है। रॉकेट जब ईंधन जलाता है तो वह गैसों को पीछे की दिशा में तीव्र वेग से फेंकता है और उसी के प्रतिक्रिया बल से रॉकेट आगे की दिशा में गति करता है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है या पर ही आधारित है। सरल उदाहरण के तौर पर अगर आप आपको बताएं तो जब आप नाव से पीछे की ओर दिशा में पानी फेंकते हैं तो नाव आगे बढ़ती है। यही सिद्धांत रॉकेट पर भी लागू होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग अशुद्ध धातुओं के परिशोधन के लिए किया जाता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग अशुद्ध धातुओं के परिशोधन के लिए किया जाता है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत अपघटन का प्रयोग करते हैं। विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में बदला जाता है। इस विधि में धातु के लवण का विलयन लेकर उस पर विद्युत धारा प्रभावित की जाती है। अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु को कैथोड के रूप में जोड़ा जाता है। जब धारा प्रभावित होती है तो एनोड से अशुद्ध धातु घुलकर कैथोड पर शुद्ध रूप से जमा हो जाती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एक परमाणु में 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है, उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा। आपसे कहा है कि एक परमाणु में 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है, उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा यह आपसे पूछा है। तो द्रव्यमान संख्या जो होता है वह होता है द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर जो मास नंबर या मास नंबर बराबर जो होता है, मास नंबर जो आपके बराबर होता है वह आपका होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन होता है। यहां पर प्रोटॉन जो दिया हुआ है वो आपका 17 दिया हुआ है और न्यूट्रॉन जो दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, तो इसलिए टोटल जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 35 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उस परमाणु के द्रव्यमान संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 35 हो जाएगा। ऐसा परमाणु क्लोरीन का होता है जिसका एक सामान्य समस्थानिक 35 कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा द्रव्यमान संख्या बराबर जो होता है वह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन जीवित प्राणियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवित प्राणियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स्पीसीज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्पीसीज जीवों के वर्गीकरण की सबसे छोटी और मूल इकाई होती है।
है। किसी एक स्पीसीज के अंतर्गत वह सभी जीव आते हैं जो एक दूसरे से संकरण कर सकते हैं और उपजाऊ संतान उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर होमो सैपियंस मनुष्य की स्पीसीज, पैंथेना लियो शेर की स्पीसीज, पैंथेना टाइग्रिस यानी कि बाघ की स्पीसीज। यहाँ होमो या पैंथेना जो है या जीनियस है, और जबकि और सैम्पियंस जो है या सैम्पियंस या लियो या टाइगर्स जो है स्पीसीज है। तो यह होमो सैम्पियंस में जो आपका होमो है वह जीनियस है आपका, और जो सैम्पियंस जो है आपका वो आपका स्पीसीज है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ दरों में बदलता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ दरों में बदलता है। चलिए बताइए ये राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संलयन। संलयन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसे फ्यूजन या मेल्टिंग भी कहते हैं। संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म होने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान ठोस पदार्थ उष्मा को अवशोषित करता है, जिससे कणों के बीच की आकर्षण शक्ति घट जाती और यह द्रव अवस्था में आ जाता है। जैसे कि बर्फ से पानी का होना, मोम से पिघला हुआ मोम। जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव में बदलता है उसे संलयनांक कहा जाता है। जैसे बर्फ का संलयनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रासायनिक उद्योगों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। आपसे पूछा है कि रासायनिक उद्योगों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, OCl2 का होल टॉयस है। इसमें सक्रिय क्लोरीन होते हैं जो ऑक्सीकरण क्रिया में भाग लेते हैं। यही कारण है कि इसे ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। जब यह पानी के संपर्क में आता है तो क्लोरीन गैस छोड़ता है जो कीटाणुनाशक और ब्लीचिंग एजेंट का काम करती है। इसका मुख्य उपयोग वस्त्र, कागज आदि को सफेद करने में, जल शुद्धिकरण में कीटाणुनाशक के रूप में, रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में, क्लोरीन के सूत्र के मुख्य के रूप में भी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत उपयोग नहीं किए जाते उन्हें किसके रूप में संग्रहित किया जाता है। आपसे पूछा है कि जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत उपयोग नहीं किए जाते उन्हें किसके रूप में संग्रहित किया जाता है, जो पौधों द्वारा आवश्यकतानुसार आंतरिक ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्च इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज बनाते हैं। जब ग्लूकोज की तुरंत आवश्यकता नहीं होती तो पौधे उसे स्टार्च के रूप में संग्रहित कर लेते हैं। यह स्टार्च पौधों का ऊर्जा भंडार होता है जिसे आवश्यकता पड़ने पर पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर लिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आलू, चावल, गेहूं, मक्का आदि में स्टार्च का भंडारण विशेष रूप से अधिक होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव मृत और सड़ते हुए पदार्थों से घुलनशील पोषण तत्व ग्रहण करते हैं। आपसे पूछा है कि उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव मृत और सड़ते हुए पदार्थ से घुलनशील पोषण तत्व ग्रहण करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सैप्रोफाइटिक पोषण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सैप्रोफाइटिक पोषण में जीव मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है। ये जीव पहले एंजाइम छोड़कर पदार्थों को घुलनशील रूप में बदलते हैं, फिर उन्हें अवशोषित करते हैं। इस प्रकार का पोषण कवकों और कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर फफूंद, ईस्ट, मशरूम, सड़ने वाले जीवाणु आदि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वसा के इमल्सीकरण के कारण में शामिल है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा के इमल्सीकरण के कारण में शामिल है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लीवर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वसा का इमल्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बड़ी वसा बूंदें छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती हैं ताकि एंजाइम यानी कि लाइपेज उन पर प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। यह प्रक्रिया पित्त द्वारा की जाती है और जो यकृत में बनता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। पित्त रस में पित्त लवण होते हैं जो वसा के इमल्सीफाई करके लाइपेज एंजाइम के कार्य को आसान बनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कौन कार्य करता है। आपसे पूछा है कि कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कौन कार्य करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
कोश के अंदर एक झिल्लीदार जाल होता है। यह दो मुख्य कार्य करता है, कोशिकीय परिवहन और संश्लेषण। बाकी विकल्पों की बात करें तो प्लास्टिस्ट जो होता है प्रकाश संश्लेषण व रंग द्रव्य संग्रहण के लिए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है और राइबोसोम केवल प्रोटीन संश्लेषण के लिए होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है साधारण मक्खी का प्राणी वैज्ञानिक नाम क्या है। आपसे पूछा है कि साधारण मक्खी का प्राणी वैज्ञानिक नाम क्या है। तो साधारण मक्खी जिसे हाउस फ्लाई बोलते हैं का वैज्ञानिक नाम जो है वह मस्का डोमेस्टिका है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या कीट वर्ग से संबंधित है, या मानव वातावरण में पाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य मक्खी है, या कई प्रकार की बीमारियां फैलाती जैसे टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया आदि। अन्य विकल्पों की बात करें तो ट्रिटिकम एस्टिवम जो है या गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। फैनिया जो है या छोटी प्रजाति की एक अन्य छोटी मक्खी की एक अन्य प्रजाति है। और होमोसैपियंस जो है मानव जाति का वैज्ञानिक नाम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ग्रहों की गति का नियम किसने खोजा। आपसे पूछा है कि ग्रहों की गति का नियम किसने खोजा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जोहान्स केपलर ने। जोहान्स केपलर जो कि एक जर्मन खगोल शास्त्री था, इसने ही ग्रहों की गति के 3 नियम प्रतिपादित किए। ये नियम 1609 से 1619 के बीच में प्रस्तुत किए गए। ये नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति को स्पष्ट रूप से बताते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो गैलीलियो जो है दूरबीन का आविष्कार और खगोलीय निरीक्षणों के लिए प्रसिद्ध हैं। आइंस्टीन की बात करें तो सापेक्षता सिद्धांत के जनक हैं। और न्यूटन की बात करें तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, जो बाद में केपलर के नियमों की व्याख्या करता है। तो ये रहे आपके टॉप साइंस अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक और हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट जैसे उपकरण किस भौतिक नियम या सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आपसे पूछा कि हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक और हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट जैसे उपकरण किस भौतिक नियम या सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।